हमारे चैनल बच्चों सौर्य कैरियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग ये लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में फिजिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास में आज दे करके रखा है कि दर्पण में उपस्थित हमारे पास में बिंदु क्या होते हैं। इन टॉपिक पर हम लोग बहुत बढ़िया जिक्र करके चलने वाले हैं बच्चों। लेकिन फटाफट आप लोग सेशन को क्या करो, शेयर कर दो बच्चों, ताकि आज हम लोग बेहतरीन तरीके से आज एक अच्छे खासे टॉपिक को पढ़ सकें। दर्पण में उपस्थित महत्वपूर्ण बिंदु बच्चों, आज ये बहुत जरूरी है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो जिक्र किया था ये दर्पण में उपस्थित महत्वपूर्ण बिंदु का जिक्र किया गया था, और आज बेहतरीन तरीके से खूबसूरत तरीके से इन सभी चीज़ों को आज हम लोग बच्चों जिक्र करके चलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज देखिए पहला जो हमारे पास में टॉपिक पढ़ रहा है इसे हम लोग बच्चों कहते हैं ध्रुव। एक्चुअली में अगर कोई हम लोगों से बोल करके चलेगा कि ध्रुव क्या होता है बच्चों, इसे कहते हैं पोल। संकेत जो इसका हम लोग बोल करके चलेंगे वो पी के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करके चलेंगे बच्चों। अगर कभी भी हम लोगों से बोला जाएगा कि हमारे पास में पोल क्या होता है या तो ठीक, तो इसका मतलब दर्पण का ध्रुव किसे कहा जाता है, तो ध्रुव का मतलब होता है एकदम बीचों बीच पॉइंट जो होगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोला जाता है। हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोगों का जो बीचों बीच पॉइंट होगा सतह का, इस मार्कर है तो मार्कर का जो बीचों बीच पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट होगा ना, इसी को कहा जाता है कि ये मार्कर का ध्रुव होगा। बच्चों क्या होगा, ये मार्कर का ध्रुव होता है। ध्रुव हमेशा किनारे पॉइंट पर होता है बच्चों। ध्रुव कभी बीच में मतलब जैसे कोई ये सतह है, इस तरीके की सतह है तो इसका ये किनारे वाला पॉइंट ध्रुव होगा, लेकिन बीच वाला पॉइंट हमारे पास में क्या होता है, ये केंद्र कहलाएगा। तो ध्रुव का मतलब होता है किनारे वाले पॉइंट को जो कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहा जाएगा। ठीक है, बीच से मतलब यही होता है। कभी कभी मैं आपको बता देता हूं कि बीच वाले पॉइंट को ध्रुव कहते हैं, तो बीच का मतलब ना कि इसका मतलब कह रहा है कि ये बीचों बीच वाला पॉइंट, मतलब ये नहीं, इस किनारे बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव कहा जाता है। तो कभी भी बोलेगा कि दर्पण के बीचों बीच बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव कहा जाता है। तो बच्चों कभी भी अगर हम लोगों से बोलेगा दर्पण का ध्रुव किसे कहा जाता है, तो हम लोग यहाँ पर ये चित्र बना करके चलेंगे कि दर्पण के ध्रुव से क्या तात्पर्य हम लोगों के पास में आएगा। तो इन चीजों को बेहतरीन और खूबसूरती पूर्वक हम लोग देख के चलेंगे। तो दर्पण के ध्रुव से क्या तात्पर्य होगा, तो दर्पण के बीचों बीच बिंदु को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे हम लोग दर्पण का क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव होगा। इसे इंग्लिश में पी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कभी अगर हम लोगों से पूछ करके चलेगा कि हमारे पास में क्या होता है, तो यही हमारे पास में होगा कि दर्पण का क्या होगा, ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या होगा, दर्पण के बीचों बीच बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। एक नंबर ये पॉइंट है बच्चों, जिन लोगों को नहीं आता है समझ में बच्चों वो लोग लिख करके चलो एकदम बीचों बीच पॉइंट ही तो होगा ना दर्पण का ध्रुव। तो हमने कहा कि ये दर्पण का क्या होगा, ध्रुव कहलाता है। बच्चों एक पॉइंट हमारे पास में यहाँ से ये आ रहा है कि नंबर 2 हमारे पास में क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं कि वक्रता केंद्र। क्या बोला जाता है, इसे हम लोग यहाँ से बोल करके चलेंगे कि वक्रता केंद्र हमारे पास में क्या होगा, किसे कहा जाता है, वक्रता केंद्र हमारे पास में क्या होता है। तो पप्पू अगर कभी भी वक्रता केंद्र की बात आएगी तो वक्रता केंद्र एक्चुअली में होता क्या है बताओ। जो अवतल दर्पण हमारे पास में निकाला गया था वो कहां से निकाला गया था, कहें सर एक गोले से काट करके निकाला गया था। ये चीज एक गोला यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा एक बार हम भी देख लेते हैं, श्योर हो जाए कि बाबू लोगों को गोला दिखाई दे रहा है। चलो बच्चों कम से कम गोला तो आपको दिखाई दे रहा है। तो चलो ये जो गोला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, तो कह रहा है कि दर्पण का जो बीचों बीच बिंदु होगा ये हमारे पास में क्या होता है, गोला होता है। इसको मैंने यहीं से क्या कर लिया, कट कर लिया, और इसके पिछले हिस्से पर बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ से पॉलिश कर लिया। अब पॉलिश किया तो इसको हमने कहा कि ये दर्पण को मैं खींच करके निकाल लिया, तो ये हमारे पास में दर्पण का क्या बन गया, ध्रुव होता है। ये ध्रुव पहले किसका ध्रुव था, सॉरी ये केंद्र पहले किसका केंद्र था, गोले में था, लेकिन जब इसको खींच के निकाल लिया तो ये निकल के चला आया। तो कह रहा है कि गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र है। पहले ये गोले का केंद्र था, खींच करके निकाल लिया तो गोले का केंद्र दर्पण का केंद्र कहलाता है। तो गोले के केंद्र को ही दर्पण का क्या कहते हैं, केंद्र कहा जाता है, या तो इसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, या तो हम लोग कह सकते हैं कि गोला, जिस खोखले गोले का भाग होता है दर्पण, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम लोग दर्पण का क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो कभी आपको दिक्कत और परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो कभी हम लोगों से यहाँ से पूछेगा तो हम लोगों के पास में यहाँ से होगा गोले के केंद्र को, बाबू यहाँ से ध्यान से देख से समझ के चलना, गोले के
केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाएगा। एक बात तो हमारे पास में यहाँ से आ जाती है, तो गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब बात समझ करके चलो, तो हमने कहा कि ये हमने यहाँ से ये बना दिया एक अवतल दर्पण हम लोगों के पास में यहाँ से निकल करके चला आया, तो इसे हम लोगों ने क्या कहा कि अवतल दर्पण कहते हैं। अब बताओ यहाँ से हमारे पास में ये एक यहाँ से क्या होगा, सी होगा, इसका मतलब वक्रता केंद्र को सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये दर्पण के बीचों बीच बिंदु को बाबू दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और ये होता है हमारे पास में वक्रता केंद्र। तो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये हमारे पास में इसका वक्रता केंद्र हमेशा उसी दिशा में होगा जिस दिशा में इसका क्या होगा, गोलाई वाला यहाँ से भाग होता है। तो गोलाई वाला भाग जिस दिशा में होगा उसी दिशा में इसका क्या होता है, वक्रता केंद्र भी जाएगा। तो ये इसका हमारे पास में वक्रता केंद्र निकल करके सामने आता है। बोलो इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो हमने कहा सर ये वक्रता केंद्र होता है, तो दर्पण जिस गोले से निकाला गया है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। कहें सर चलिए ठीक है, तो ये हो गया दर्पण का वक्रता केंद्र। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा समझ करके चलते हैं कि नंबर 3 पॉइंट पर हमारे पास में क्या आने वाला है। तो बाबू हम लोग नंबर 3 पर ये पढ़ करके चलने वाले हैं कि एक्चुअली मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है। सर क्या बोले, फिर से बोलिए। हमने कहा कि बाबू यहाँ से हम लोग ये देख करके चलने वाले हैं कि अगर कोई हमसे बोल करके चलेगा कि मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है, तो कभी अगर तुमसे कोई बोलेगा कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो हमने केवल यही कह देना है मुख्य अक्ष का मतलब क्या होता है। तो मतलब यहाँ से देखना है। हमने कहा पहले हमको आप लोग ये बताओ दर्पण का ध्रुव क्या होता है। हमने कहा सरकार देख लीजिए, ये हमारे पास में अवतल दर्पण बना दिया। तो हमने कहा ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश हुई होती है, इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। कहेंगे ठीक है सर, ये दर्पण जो हमारे पास में होगा अवतल दर्पण कहला देगा। हमने कहा हाँ, ये जो दर्पण होता है इस दर्पण को कैसे दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहा जाता है। अब और बात समझो, तो अवतल दर्पण अगर ये हमारे पास में हो गया, तो अवतल दर्पण अगर ये है तो ये है हमारे पास में अवतल दर्पण। गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाएगा। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन करें कि दर्पण का सी ये है, दर्पण का पी ये है, सी और पी को काट कर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हो। माय गॉड, इसका मतलब ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। कहेंगे और नहीं तो क्या। हमने कहा कि हमारा अक्ष क्या होगा, हमारा अक्ष होगा जो हमको बीचों बीच काट कर एकदम सीधी रेखा चली जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। वही हमारा क्या होगा, अक्ष होगा। तो दर्पण के केंद्र और ध्रुव को काट कर जाने वाली सीधी रेखा को एकदम साई से चली जाए, इस रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो कभी अगर आप लोगों के सामने बच्चों अगर ये चीजें मिल जाएं कि दर्पण के मुख्य अक्ष से क्या तात्पर्य होता है, आप हमें ये बताएं कि दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है। तो दर्पण के सी और पी को काट कर जाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। बोलो समझ में आ रही है बात की नहीं? तो ये हमारे पास में दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। चलिए सर, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है सर सारी चीज़ें। तो इसका मतलब सी और पी को काट कर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो हमारे पास में बाबू रेखा होगी, इस रेखा का जो हमारे पास में नाम होगा, इसे हम लोग यहाँ से बोल करके चलेंगे, इसे मुख्य अक्ष बोला जाएगा। कभी अगर आप लोगों से क्वेश्चन करें मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो ये होगा हमारे पास में मुख्य अक्ष। समझ में आया कि नहीं? चलो, टारगेट बाबू यही है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। दूसरा का हम लोग यहाँ से जो देख करके चलते हैं, इसे हम लोग यहां से बोलेंगे गौण अक्ष किसे कहते हैं। गौण अक्ष का मतलब क्या होता है मालूम है? इसे बोल रहा है आप लोगों को द्वितीयक अक्ष के बारे में ये जानकारी लेना चाह रहा है। किसके बारे में? ये द्वितीयक अक्ष के बारे में आपसे जानकारी ले रहा है। मतलब सर ये प्राथमिक अक्ष होता है क्या? हमने कहा हाँ भाई हाँ, वो हमारे पास में है प्राथमिक अक्ष, या तो इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। और मुख्य का मतलब प्राथमिक, मेन, कहते हैं कि मुख्य लड़का कौन है, तो इसका मतलब ये हमारे पास में क्या होता है, इसे हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि प्राथमिक अक्ष किसे कहा जाएगा। तो कभी अगर आप लोगों से क्वेश्चन वगैरह ये कर ले कि प्राथमिक अक्ष क्या होता है, तो सी और पी को काट कर जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोला जाता है। इतनी बात समझ में? गौण अक्ष किसे कहते हैं सर, ये बता दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको लग रहा है। हमने कहा बाबू ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं पूछेगा। लेकिन कभी कभार आप लोगों को बच्चे फंसाने के लिए पूछ सकते हैं। यदि आप एक टीचर हैं, टीचर के तौर पर आप लर्निंग टीचिंग स्टार्ट किए हैं, तो हो सकता है कि बच्चे आपको फंसाने की कोशिश करें।
हालांकि ये सारी चीज़ें किताबें में दी गई हैं। हाँ, गौड़ अक्ष क्या होता है, हमने कहा गौड़ अक्ष का मतलब क्या होगा, मुझे सीधी काट कर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्राथमिक अक्ष या मुख्य अक्ष। अगर हमको साएं इधर उधर, अगर जैसे कहते हैं ना महाराणा प्रताप थे, उनके सामने एक सैनिक आया, उसको इतना काटे कैसे बेड़ा बड़ा 2 भागों में बट गया, इतना तगड़ा वो काटे थे। और सब लोग तलवार कहीं ऐसे चलाए, कहीं ऐसे चलाए, कहीं ऐसे चलाए, तो वो हमारे पास में क्या होता है, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास में होगा वो गौड़ अक्ष होता है। हमको वैसे काट दो लिटा करके तो वो गौड़ अक्ष कहलाएगा, हमको वैसे मार दो लिटा करके गौड़ अक्ष कहलाएगा। मतलब लेकिन एकदम सीधा सीधा ना काटो, बाकी चाहे जैसे काटो, तो वो हमारे पास में क्या होगा, गौड़ अक्ष होगा। तो कभी भी दर्पण के ध्रुव को काट कर जाने वाली रेखा को, तिरछी रेखा को गौड़ अक्ष कहा जाता है। तो हमारे पास में ये जो रेखा निकल करके सामने आ रही है, ये दर्पण का हमारे पास में क्या होगा, ध्रुव होगा। दर्पण के बीचों बीच बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो ये दर्पण का हमारे पास में होगा ध्रुव। ये इसको काट कर जाने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, गौड़ अक्ष कहा जाता है। दर्पण के ध्रुव को काट कर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, गौड़ अक्ष कहा जाता है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई। दर्पण के इस प्रकार से ध्रुव को काट कर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, गौड़ अक्ष कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इस प्रकार काट कर जाने वाली रेखा को गौड़ अक्ष कहते हैं। इस तरीके से काट करके चली जाए इस रेखा को क्या बोलते हैं, गौड़ अक्ष कहा जाता है। बाबू क्या बोलते हैं, गौड़ अक्ष कहा जाता है। इस तरीके से काट करके ये रेखा चली जाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गौड़ अक्ष कहा जाता है। तो कभी भी दर्पण के बीचों बीच बिंदु को काट कर जाने वाली, किसको काट करके जाने वाली, दर्पण के बीचों बीच बिंदु को काट कर जाने वाली रेखा को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं बाबू, गौड़ अक्ष बोला जाता है। क्या बोल करके चलेंगे, हमेशा इस प्रकार की रेखाओं को गौड़ अक्ष बोला जाता है। कभी अगर आप लोगों से पूछे, कभी आपको ज़्यादा दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़े, तो हमेशा इस प्रकार के अक्ष को आप लोग कौन सा अक्ष बोल के चलोगे, हमेशा बाबू आप लोग बोलना कि वो हमारे पास में क्या होता है, गौड़ अक्ष कहलाता है। बोलो इतनी बातें आपके समझ में आ रही हैं। तो कभी अगर आपको इस तरीके से परेशान करना शुरू कर दे या कुछ हो जाए, तो वो आपके पास में हमेशा कौन सा अक्ष हो जाता है, वो गौड़ अक्ष आपसे कहला देगा। इतनी चीज़ें आप लोग समस्या और दिक्कत और परेशानी का सामना आप लोग ना करें और सारी चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से देखें। सब लोग हम लोग आप देख करके आगे चलने वाले हैं कि टॉपिक और क्या चलने वाला है। देखो बाबू, तो ये हमारे पास में हो गया। तो कभी भी ये हमारे पास में हो जाता है, गौड़ अक्ष हो जाता है। चलो अब एक बात अगर हमारे पास में सामने आ जाती है कि और किसे कहा जाता है, तो ये हमारे पास में हो गया। अब हम लोग आगे देख करके टॉपिक चलेंगे कि हमारे पास में गौड़ अक्ष हो गया। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्यान से समझ करके चलें बाबू। इसको आप लोग मिटा लो, फिर हम लोग चीज़ों को देख करके चलते हैं कि वक्रता त्रिज्या हमारे पास में क्या होगी। अब इसको बढ़िया तरीके से देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास में जा रही है बाबू, ये हमारे पास में क्या होती है, वक्रता त्रिज्या कहला रही है। और अच्छी तरह से चीज़ों को देख करके चलें कि ये वक्रता त्रिज्या एक्चुअली हमारे पास में क्या बन करके जाएगी। तो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों हमारे पास में क्या है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या होगा, जितनी हेडिंग मैंने आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बताया था, सारी हेडिंगों को हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ के चलेंगे, लेकिन पहले हमें समझना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास में चौथी हो गई। अब नेक्स्ट वाली हम लोग बाबू यहाँ से 5वीं हेडिंग डाल करके चलेंगे। और 5वीं हेडिंग हमारे पास में यहाँ से बोल रहा है वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है। ये पहले हमको बता दो। हमने कहा बाबू वक्रता त्रिज्या क्या होती है, पहले ये समझो। तो कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या का मतलब ये हमारे पास में क्या होता है। देखो ये तो हमारे पास में हो जाएगा दर्पण का क्या होता है, ध्रुव। ये हो गया दर्पण का क्या हो गया, सी हो गया। तो सी से लेकर के पी के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्योंकि ये किसी गोले से काट करके निकाला गया है। अब बताओ, जब ये किसी गोले से काट के निकाला गया तो गोले का केंद्र होगा, और केंद्र की हमेशा क्या होती है, त्रिज्या हो जाएगी। परिधि से बीच की दूरी, केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो ये दर्पण है, तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की कहते हैं कि वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बोलो बाबू, दर्पण की क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कही जाती है। बिना किसी दिक्कत और परेशानी के इन चीज़ों को हम लोग बढ़िया ढंग से समझ लेंगे कि ये हमारे पास में उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहला देती है। चलो बाबू, एक बात तो हमारे पास में ये समझ में आ गया।
दूसरे टॉपिक को हम लोग बढ़िया से समझ करके चलते हैं कि और हमारे पास में चीज़ें क्या चल सकती हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो गई। और अगर 6वां नंबर का टॉपिक हम लोगों से बात करता है कि 6 नंबर पे कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, तो 6 नंबर की चीज़ों को हम लोग ये कहेंगे कि और आने वाली चीज़ें क्या होंगी। तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि 6 नंबर पे मुख्य दर्पण का फोकस क्या होता है, तो ये तो हो गई वक्रता त्रिज्या। सी से लेकर के पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। चलो एक बात सिट दैट, हमारे पास में ये खत्म हुआ कि ये इसकी वक्रता त्रिज्या है। अब हम लोग पढ़ करके चलते हैं फोकस एक्चुअली में क्या होता है। तो फोकस को बढ़िया से समझ के चलो, कभी आएगा तो वक्रता त्रिज्या का संकेत क्या होता है, आर। फोकस का संकेत आपको देगा तो क्या दे देता है, फोकस का संकेत आपको आर देता है। माना हमारे पास में ये एक दर्पण होता है, ऐसा दर्पण जिसका उभरे हुए तल पर पालिश हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, या ऐसा दर्पण जिसकी चिकनी सतह दबी होती है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहा जाता है। अब हम लोग इसे कहते हैं कि ये हमारे पास में क्या होगा, इसका मुख्य अक्ष हो जाता है। ये दर्पण का हमारे पास में क्या होगा, ध्रुव होता है। ये दर्पण का हमारे पास में सी होता है। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं ये बता दीजिए। फोकस किसे कहा जाता है, फोकस का संकेत एफ होगा, कैपिटल में एफ होता है, ये सी होगा। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ध्यान से देखो आपका फोकस किसे कहते हैं, सी और P के मध्य बिंदु को, ध्यान से देख के चलना, C और P के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहा जाता है। ध्यान से देख करके चलना, C और P के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहा जाता है। बस खत्म हो गया कि मतलब वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस कहा जाता है। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को। इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ से क्या होगा, वक्रता और फिर उसके बाद में क्या होगा, त्रिज्या के मध्य बिंदु। ध्यान से देख करके चलना, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहा जाता है। तो एक हम लोग यहाँ से बोल दिए कि वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को हम लोग यहाँ से क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। चलो ये भी बातें हमारे पास में खत्म हुई। तो वक्रता त्रिज्या का जो हमारे पास में मध्य बिंदु होगा ये हमारे पास में फोकस कहलाएगा। एक बात समझ में आ गई, एक और समझो। तो यहाँ से कह रहा है कि 7वें नंबर का जो हम लोग टॉपिक लेते हैं, इस 7वें नंबर का टॉपिक हमारे पास में कहलाता है फोकस दूरी। क्या कहलाएगा, 7वें नंबर के टॉपिक को हम लोग बोल के चलते हैं कि यहाँ से हमारे पास में ये कहलाएगा कि फोकस दूरी होती है। बाबू इसे क्या बोलेंगे, फोकस दूरी कहा जाता है। अब और चीज़ों को अगर विधिवत तरीके से हमें समझना है कि फोकस दूरी क्या होती है, तो चीज़ों को पहले हम लोग समझ करके चलेंगे। तो समझ के चलेंगे तो ये हमारे पास में क्या है, 1 2 3 यहाँ से ऐसे हमारे पास में अवतल दर्पण में हम लोग ये क्या करेंगे, ऐसे पिंड खींच देंगे। अब पिंड को जब हम लोग खींचेंगे तो कह रहा है कि ये जो काट कर जाने वाली सीधी रेखा है इसे क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। हमने कहा वेरी गुड, क्योंकि बाबू ये क्या होता है, मुख्य अक्ष तो कहला रहा है ना। और यहाँ पर ये वाला जो बिंदु होगा इसे हम क्या बोलेंगे, सी। कहें वेरी गुड। हमने कहा सी और पी के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस। इसे कैपिटल एफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ। अब बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुछ दूरी होगी, इसे स्मॉल एफ कहा जाएगा। तो एफ से लेकर के P के बीच की दूरी, F से लेकर के P के बीच की दूरी को, फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। क्या बोले सर जी, फिर से बोलिए। फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहा जाता है। बच्चों क्या बोलेंगे, फोकस दूरी कहा जाता है। बोलो चीज़ें समझ में आई कि नहीं। बस यही है हमारे पास में, और आपको ना तो ज़्यादा लोड देना है, ना तो दिक्कत लेना है, ना तो परेशानी का सामना करना है। बस यही चीज़ें हमारे पास में चली जाएंगी कि इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोल करके चलेंगे। तो ये हमारे पास में होता है फोकस दूरी हो गई। चलो ये समझ में आया। 8वां टॉपिक समझ करके चलो, कभी आपसे दे दे कि 8वां टॉपिक हमें बताओ। हमने कहा कि ये हमने एक मान लिया अवतल दर्पण होगा। कहें सर ठीक है, मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण होता है। हमने कहा हाँ, ये इसका क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। ये इसका क्या होगा, दर्पण का ध्रुव होगा। ये वाले पॉइंट को हमने कहा फोकस होगा। कहें सर जी हाँ, फोकस होगा। तो हमने कहा फोकस पर डाली गई लंबवत रेखा, क्या बोलते हैं, फोकस पर डाली गई लंबवत रेखा को हमेशा बोला जाता है फोकस तल। क्या बोलते हैं,
फोकस पर डाली गई लंबवत रेखा को हम लोग हमेशा क्या बोल करके चलेंगे, फोकस तल बोला जाता है। अगर कभी भी आपसे पूछना चाहें कि फोकस पर डाली गई लंबवत रेखा को हमेशा बोलते हैं फोकस तल, और हमें कुछ नहीं बोलना है। फोकस पर डाली गई लंबवत रेखा को फोकस तल कहा जाता है। एको पैसा की दिक्कत परेशानी नहीं है, तो हमेशा लंबवत रेखा जो होगी उसे हम लोग कहते हैं फोकस तल। चलो बाबू, ये हमारे पास में होगी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस तल हो गया। अब हमारे पास में एक टॉपिक बच रहा है, दर्पण का द्वारक क्या होता है। बात समझ में आ रहा है? इसे हम लोग इसी टॉपिक पे समझ लेते हैं कि दर्पण का द्वारक क्या होगा। चलो 9 नंबर में यहाँ से बना करके चलता हूँ कि दर्पण का द्वारक किसे कहा जाता है। द्वारक का मतलब दर्पण का मुंह कितना ज़्यादा बड़ा है। जैसे हमने कहा कि ये देखो दर्पण का मुंह क्या है, छोटा, दर्पण का मुंह बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। कहीं सर हर्ट बना दिए आप तो, हाफ हर्ट। चलो इसका मतलब ये दर्पण का क्या होगा, द्वारक। तो हमने कहा दर्पण का द्वारक का मतलब ये होता है कि दर्पण कितना ज़्यादा बड़ा है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब बताओ काहे गिन रहे हैं सर? हमने कहा मैं भूल जा रहा हूँ इसलिए गिन रहा हूँ। देखो ये दर्पण यहाँ से लेकर के यहाँ की इसकी लंबाई है। कहें सर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है? कहें सर 4 सेंटीमीटर लंबा है। हमने कहा दर्पण की कुल लंबाई जो होती है उसी को कहते हैं दर्पण का द्वारक। बाबू आप लोग लिखते जाना कि दर्पण की कुल लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण की कुल लंबाई को ही दर्पण का द्वारक कहा जाएगा। सर एक बार परिभाषा बता दीजिए, वक्रता त्रिज्या कैसे कहते हैं? C और P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। फोकस किसे कहते हैं? C और P के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहा जाता है। मतलब वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। और क्या कह रहा है? फोकस तल क्या होगा? फोकस पर डाली गई लंबवत रेखा को ही कहते हैं फोकस तल। ये क्या होगा? द्वारक। दर्पण की कुल लंबाई को ही दर्पण का कहते हैं द्वारक। क्या बोलेंगे? दर्पण की कुल लंबाई को ही दर्पण का क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। इतनी चीजें आपके समझ में आ गई हैं? ना समझ में आई हो वो तो बढ़िया वीडियो के एक बार और अच्छे तरीके से देखिए, फिर विधिवत अच्छे तरीके से क्लियर करिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो अपना उठा, चलिए बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख करके चलते हैं कि हमारे पास में दर्पण के बिंदु को हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब हम लोग ये टॉपिक देख करके चलते हैं कि हमारे पास में दर्पण में जो प्रकाश किरण आरेख होती है ये किस प्रकार से खींची जाती है, और चीज़ों को विधिवत तरीके से हम लोग देख करके चलते हैं कि प्रकाश किरण आरेख हमारे पास में क्या होगा। तो चलिए चीज़ों को देख करके चलते हैं कि प्रकाश किरण आरेख एक्चुअली में हमारे पास में क्या होती है। तो देरी ना करते हुए वो चीज़ों को हम लोग बढ़िया समझ के चलेंगे कि प्रकाश किरण आरेख हमारे पास में क्या होती है। चलो तो बाबू हेडिंग आप लोग बना लो कि अवतल दर्पण में प्रकाश किरण आरेख। चाहे बात अवतल की करें चाहे बात उत्तल की करें, वो हमारे पास में क्या होगा? प्रकाश किरण आरेख। दोनों में हम लोग समझ करके ही चलेंगे। तो बाबू समझ करके चलना कि दर्पण में प्रकाश किरण आरेख हमें समझ करके चलना है। तो हेडिंग हमारी क्या होगी? दर्पण में, यहाँ से बाबू हमारे पास में चल रहा है प्रकाश किरण आरेख। बाबू अच्छे से समझ करके चलो कि दर्पण में प्रकाश किरण आरेख क्या होती है। इन सभी चीज़ों को हमें बेहतरीन ढंग से समझ करके चलना है कि प्रकाश किरण आरेख एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रकाश किरण आरेख क्या है। इसके हमारे पास में 4 नियम होते हैं। 4 नियम है हमारे पास में, 4 क्या 5 समझ लो अच्छे से। अब हमने कहा पहला नियम हमारे पास में क्या कहलाएगा? तो यहाँ से पहला नियम कह रहा है कि पहले नियम में हमारे पास में कह रहा है कि यदि किसी दर्पण में, ध्यान से देख करके चलो, अगर ये कोई हमारे पास में अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण हमारे पास में है तो कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ध्यान से देख करके चलना। तो हमने कहा कि ये दर्पण का क्या होगा? ध्रुव होगा। ये दर्पण का क्या होगा? फोकस होगा। ये दर्पण का क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। इतना समझ में आया? तो पहला नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो इसका मतलब क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर। ध्यान से देख करके चलना, मुख्य
अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आए तो हमने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो उसका क्या नाम होगा। तो कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकरा करके परावर्तन के बाद में इससे ये घूम करके चली जाएगी, फोकस को काटती हुई चली जाएगी। ऐसा क्यों होगा? अच्छा ये बताओ, दर्पण ऐसा है तो बताओ अगर आंकड़ा होता तो गेंद आती सटक के ऊपर चली जाती, ये ऐसा है तो आई गेंद सटक करके नीचे चली गई। तो प्रकाश आया मुड़ा होने के कारण सटक करके नीचे चला गया। तो इसका मतलब वो क्या होता है, अवतल दर्पण के सामने जब कोई प्रकाश की किरण आती है मुख्य अक्ष के समांतर तो वो किसको काटती है, फोकस को काटती हुई चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें किसको काट के चली जाती हैं, फोकस को काट के परावर्तित हो जाती हैं। ठीक, ये अवतल दर्पण में था। ये किस दर्पण में था? अवतल दर्पण में हमारे पास में होता है कि अगर प्रकाश की किरण आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस को काट के जाएगी। ये बात हमेशा फिक्स है। चलो अब उत्तल दर्पण की अगर हम लोग बात करके चलते हैं तो उत्तल दर्पण का मतलब ये होता है कि ऐसा दर्पण, चलो हमने कहा भाई ठीक है, अब हमने यहाँ से ये मान करके चल दिया कि ये हमारे पास में दर्पण है। अब हमने कहा कि इसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये इसकी हमारे पास में क्या होता है, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका हम लोग इधर मान लेते हैं कि ये इसका क्या होगा, ध्रुव होगा। उत्तल दर्पण का ध्रुव बाबू पीछे होता है, फोकस वगैरह, ध्रुव तो वहीं पर होता है, ये इसका फोकस होगा। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, देखो ये ऐसा है कि नहीं, इधर से किरण आ रही है सटक के ऊपर चली जाएगी, आंकड़ करके ऊपर चली जाएगी, तो सटक के ये किरण क्या होगी, ऐसे ऊपर चली जाएगी तो ये फोकस को तो काट ही नहीं रही है। तो फोकस को काटती हुई हमें क्या करवाना है, एक प्रतीत करवाना है कि ये फोकस को काटती हुई चली जा रही है। तो आभासी किरण खींच देते हैं और आभासी किरण हमेशा कहाँ खींची जाती है, पीछे खींची जाती है। तो कभी भी अगर आप लोगों से पूछ लेता है कि जब कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, किसके समांतर आती है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वो कहाँ से चली जाती है, तो परावर्तन के बाद फोकस को काटती हुई चली जाती है। बोलो इतनी बातें आपके समझ में आ गई? कहें सर इतनी बातें हमको समझ में आ गई। दूसरा नंबर बताओ। तो दूसरा नंबर हमको ये कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से आएगी तो कहाँ से चली जाएगी, कहें सर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो हमको कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से आए, ध्यान से समझ करके चलो, यहाँ पर कह रहा है कि अवतल दर्पण में बना देता हूँ, उत्तल दर्पण में आप लोग बना लेना। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से आए तो परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब क्या होता है, कोई प्रकाश की किरण अगर कहाँ से आती है, फोकस से आती है, तो परावर्तन के बाद ये कहाँ से चली जाती है, तो कह रहा है कि परावर्तन के बाद में ये किरणें कहाँ से होकर के चली जाती हैं, तो कह रहा है कि परावर्तन के बाद में ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। चलो ठीक है, तीसरा नियम अगर सर हमको बता दिया बताने के लिए, तो तीसरा नियम को हम लोग किस प्रकार से बताएंगे। तो तीसरा नियम अगर तुमको कह रहा है बताने के लिए तो बाबू तीसरा नियम ध्यान से देख करके चलो। कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान देखो, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर के आती है, ये हमने कहा वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें, एक मैंने बना लिया दर्पण, ये मैंने कह दिया F होगा, ये मैंने कह दिया C होगा। वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें टकराने के बाद में पुनः उसी मार्ग पर अपने वापस लौट जाती हैं। पुनः कहाँ पे लौट जाती हैं, उसी मार्ग पर अपने वापस लौट जाती हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का क्या, वक्रता केंद्र से आने वाली किरण। ये जो हमारे पास में इसकी हेडिंग हम लोग बनाएंगे, ये हम लोग यहाँ से बोल के चलते हैं वक्रता केंद्र से आने वाली किरण। ध्यान से देखो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, से आने वाली किरण। तो कभी अगर तुमको बोलेगा कि वक्रता केंद्र से जो आने वाली किरणें होती हैं परावर्तन के बाद में उसी मार्ग पर पुनः लौट जाएंगी। मैंने 3 हेडिंग आपको बताया। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस को काट के जाएगी। हमने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस को काट के जाएंगी। जब किरण फोकस से जाए तो किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के, उल्टा ही तो है। तीसरा का नियम कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आए तो वक्रता केंद्र पर ही पुनः लौट जाती है। कहाँ लौट जाती है, वक्रता केंद्र पर ही पुनः लौट जाती है। तो इसे कह रहा है कि यह होगा वक्रता केंद्र पर परावर्तन। अगर यहीं से आपको चौथा दे रहा है, क्या दे रहा है,
अगर आपको यहीं पर चौथा दे रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, ध्यान से देख करके चलना। हमने ये कह दिया कि हमारे पास में ये एक प्रकार का क्या होता है, दर्पण होता है। ये क्या होगा, दर्पण। अब हमने यहाँ से बना दिया ये दर्पण का क्या होगा, ध्रुव होगा। ये दर्पण का क्या होगा, ध्रुव। मुख्य अक्ष के समांतर देखो, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वह सदैव 90 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। कितने डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर। इसका मतलब ये समकोण बनाएगा। कैसा कोण बनाएगा, समकोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। बोलो बात समझ में आ गया। तो मैंने कितना बताया, दर्पण के ध्रुव पर आने वाले किरण। तो यहाँ से एक हम 4 नंबर हेडिंग यहाँ से बना रहे हैं। एक हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास में क्या होगा, ध्रुव पर यहाँ से क्या होगा, आने वाली किरण। क्या बोल रहा है, ध्रुव पर आने वाली किरण। तो कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो 90 डिग्री के कोण पर क्या होती है, चली जाएगी। ठीक है, ध्रुव पर आने वाली किरण 90 डिग्री के कोण पर चली जाएंगी। दूसरा का क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र से आने वाली किरण वक्रता केंद्र पर ही चली जाएंगी। अगला कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस को काट के जाएंगी। अगला क्या कह रहा है कि फोकस से आने वाली किसको काट के जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। तो बाबू हमेशा ये हमारे पास में है दर्पण में प्रकाश किरण आरेख, इसको हम लोग बढ़िया समझ लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में चलने वाला है बच्चों, उस नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग ये लेकर के चल रहे हैं कि दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, कि दर्पण में कुल कितने प्रकार से प्रतिबिंब बन सकते हैं। पेपर में इसमें से एक ग्राफ आप लोगों के लिए 100% श्योर है, फिक्स है, आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलते बच्चों, अपना ख्याल रखें, महिलाओं को सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व ऐसे कराएं कि एक भारत के अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।